कोचाधामन ये वो सीट है जहां से AIMIM के कैंडिडेट ने जीत हासिल की, लेकिन फिर बाद में वो राजद में जा मिले। तो ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि अब ये सीट फिलहाल राजद के पास है। लेकिन इस इलाके का चुनावी समीकरण क्या है और इस इलाके का मिजाज क्या रहा है? क्या अब कैंडिडेट जो AIM के जीते हुए कैंडिडेट थे वो राजद में चले गए हैं, तो यहाँ राजद के कैंडिडेट को क्या चुनावी जीत मिलेगी, या फिर यहाँ के जो समीकरण है वो फिर से AIMIM को फेवर करेंगे, सूट करेंगे? समझते हैं पहले इस सीट का मिजाज। रंजन जी, कोचाधामन की सीट को कैसे आंक रहे हैं, कैसे स्कैन कर रहे हैं उसे? देखिए, जो कोचाधामन की सीट है ये सीमांचल की सीट है और ये आपको किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत ये सीट आती है। जिला भी किशनगंज ही है और इसका गठन जो है ये 2010 में हुआ नए परिसीमन के तहत। इससे पहले किशनगंज जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र थे, जिसमें किशनगंज, ठाकुरगंज और बहादुरगंज थे। अब किशनगंज प्रखंड के जो 6 ग्राम पंचायतें हैं और कोचाधामन के 24 पंचायतों को मिलाकर जो है ये विधानसभा क्षेत्र कोचाधामन जो है वो बनाई गई। इस विधानसभा क्षेत्र में अगर आप देखिए तो महानंदा और कनकई नदी जो है हर साल तांडव मचाती है, तबाही मचाती है। लेकिन सीमांचल में जो है आरजेडी ने AIMIM में तबाही मचा दी। उसके 5 विधायक जीते थे, जिसमें से 4 जो है वो राजद में शामिल हो गए और उसमें कोचाधामन सीट से AIMIM के टिकट पर चुनाव जीते मोहम्मद इजहार अस्फी भी शामिल हैं। तो इजहार अस्फी अब राजद में हैं और टेक्निकली भी वो राजद में हैं, चूंकि उनको मान्यता मिल चुकी थी। 5 में से 4 विधायक AIMIM के निकलकर जो है वो आरजेडी में गए थे। दरअसल देखिए, आरजेडी के साथ कोचाधामन क्षेत्र में जो एक परेशानी थी, पहले अख्तरुल ईमान जो थे वो आरजेडी में थे, लेकिन जब उन्होंने आरजेडी छोड़ दी उसके बाद से ही आरजेडी को इस क्षेत्र में जो है एक बड़े कद के नेता की तलाश थी और इस क्षेत्र में जो है वो नेतृत्व संकट के दौर से गुजर भी रहा था। उसने इंतखाब बबलू को जो है बनाया, लेकिन उनकी सड़क दुर्घटना में जो है वो मृत्यु हो गई। फिर बाद में सरवर आलम को जिम्मेदारी सौंपी गई और सरवर आलम के ही पिता शाहिद आलम को आरजेडी ने 2020 में लालटेन थमाकर चुनाव में उतारा। लेकिन परिणाम क्या आया? जो शाहिद आलम हैं वो तीसरी पोजीशन पर चल गए, मतलब आरजेडी की स्थिति यहां पर बेहतर नहीं हुई। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मोहम्मद इजहार अस्फी का आरजेडी के साथ जुड़ना आरजेडी के लिए जरूरी जान पड़ता है और इसलिए ये सारी कवायद जो है वो की गई है। जब आप कोचाधामन सीट का जो ये 3 चुनाव हुआ और उसे जब आप उसका आकलन करती हैं तो एक बात और भी साफ होता है कि कोचाधामन से आज तक एनडीए चुनाव नहीं जीत सका है। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, एनडीए फोल्डर वो कभी यहां से, यानी जदयू भी उसमें शामिल है, वो भी, उसने भी चुनाव नहीं जीता कोचाधामन से। उस चीज को मैं क्लियर करता हूं, जेडीयू यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है, लेकिन जब एनडीए का हिस्सा नहीं, वो एनडीए का हिस्सा नहीं था। 2010 में आरजेडी के टिकट पर अख्तरुल ईमान जो है यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए थे और उन्होंने जो जेडीयू के उम्मीदवार थे मुजाहिद आलम, उनको जो है 9025 वोटों से पराजित किया था। तो अख्तरुल ईमान आरजेडी से थे और जो जेडीयू था उस वक्त एनडीए फोल्डर में था 2010 में, तो उसकी हार हुई। लेकिन जब 2014 में उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव हुआ क्यों? क्योंकि अख्तरुल ईमान जो है वो आरजेडी से इस्तीफा देकर जेडीयू में शामिल हो गए और 2014 का वो लोकसभा चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़ते हैं। तो उनका इस्तीफा होता है, उसके बाद जो है यहां पर जो बाई इलेक्शन होता है उसमें मुजाहिद आलम जो कि जेडीयू प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत हासिल की 10,238 वोटों से और तब जो है एंट्री हो चुकी थी AIMIM की। सादिक समदनी यहां पर चुनाव लड़ते हैं और वो दूसरी पोजीशन पर रहते हैं और आरजेडी जो है वो
आपको और पीछे छूट जाता है, वो चौथी पोजीशन पर चला जाता है और तीसरी पोजीशन पर बीजेपी के अब्दुल रहमान आ जाते हैं। फिर 2015 का चुनाव होता है। जब 2015 में चुनाव होता है तो उस वक्त भी जो जेडीयू है वो आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन में था। तब फिर से मुजाहिद आलम जो है वो चुनाव जीतते हैं 18,843 वोट से और वो बीजेपी के अब्दुल रहमान को शिकस्त देते हैं, जिनको कि 34,895 वोट जो है वो आए थे। और अख्तरुल ईमान जो है इस बार एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़े, दूसरी पोजीशन पर रहे, लेकिन जीत जो है यहां जेडीयू के मुजाहिद आलम को मिली। इसके बाद 2020 का चुनाव आता है और यहां पर मोहम्मद इजहार अस्फी को जो है एआईएमआईएम टिकट देता है और वो जीत हासिल करते हैं और वो पराजित करते हैं जेडीयू के मुजाहिद आलम को, जो इस बार जो है 2020 में एनडीए फोल्डर में रहकर चुनाव लड़ रहे थे। तो उनको हार का सामना करना पड़ा। 36,143 वोटों की ये जीत थी, मतलब बड़ी जीत थी। लेकिन आरजेडी एक बार फिर से यहां तीसरी पोजीशन पर चला गया। उसे सिर्फ 26,134 वोट आए, मतलब 16% से कुछ ज्यादा। तो आप ये चीज देखती हैं कि यहां पर जो है आरजेडी का, चाहे आप 2020 में देखें या 2014 में देखें, ये 16-18% के आसपास ही मत आता है। और जो मुख्य मुकाबले में जब से एआईएमआईएम ने एंट्री ली है वो मुख्य मुकाबले में रहता है पहली या दूसरी पोजीशन पर। एक बार इस सीट को जीतने में एआईएमआईएम पिछली बार कामयाब हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद इजहार अस्फी आरजेडी में शामिल हो गए 4 विधायकों के साथ, और अख्तरुल ईमान जो कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अकेले विधायक रह गए अपनी पार्टी से। तो अभी जो एआईएमआईएम के लिए सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि कोचाधामन में उनका उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि इजहार अस्फी तो अब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि अख्तरुल ईमान खुद जो है आमौर के बदले कोचाधामन में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जब अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे तो वो आमौर से तो पिछड़ गए, वहां वो दूसरी पोजीशन पर चले गए थे, वहां कांग्रेस को लीड मिली थी। लेकिन कोचाधामन में अख्तरुल ईमान ने लीड ली और वो लीड जो है उन्होंने 14,786 वोटों की ली। तो अगर ऐसा होता तो फिर आरजेडी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी? यह मुश्किलें बढ़ेंगी। अब देखिए, जैसा अब आप ये चीज देखती हैं कि यहां पर एनडीए नहीं जीत रहा है, तो इसके पीछे वजह यह है कि जीतता वो है जो अपना मुकाबला एनडीए से दिखा देता है। जनता के बीच जो ये परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाए के मुकाबले में वही कि वो एनडीए से मुकाबले में है। जैसे पिछली बार की बात कीजिए तो एआईएमआईएम जब इजहार अस्फी लड़ रहे थे तो वो लोगों को ये बताने में सफल रहे कि जो मुजाहिद आलम हैं जेडीयू के कैंडिडेट, वो दरअसल बीजेपी के ही हैं। जेडीयू से लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है तो वो जो है वो बीजेपी से ही हैं, तो बीजेपी को आप कैसे आने दे सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है इजहार अस्फी को जो है जनता ने ज्यादा समर्थन दिया और आरजेडी के जो शाहिद आलम थे वो तीसरी पोजीशन पर चल गए। अब इस बार मोहम्मद इजहार अस्फी के लिए चैलेंज दूसरा है। पिछली बार उन्होंने कोचाधामन में पतंग उड़ाई थी, इस बार उनको पतंग काटनी है। तो वो पतंग काटें कैसे, इसके लिए जो उनकी स्ट्रैटेजी होगी वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश करेंगे, ताकि वो ये बता सकें कि एआईएमआईएम जो है वो बीजेपी से ज्यादा क्लोज है और वो हमसे चुनाव लड़कर जो है बीजेपी को यहां पर फायदा पहुंचाना चाहती है, क्योंकि मैं मुख्य मुकाबले में हूं, मैं सिटिंग एमएलए हूं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा दावा मजबूत है, तो एआईएमआईएम मेरा खेल खराब कर रहा है तो वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि सीमांचल में अगर आप देखें तो वहां जो खास करके
मुस्लिम कम्युनिटी की आप बात करें तो वहां दो ही नाम चलते हैं। पहला तो खुद AIMIM के जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका नाम चलता है, और जो दूसरा नाम है वो अख्तरुल ईमान का चलता है। और ये चीज आपको दिखेगा, अख्तरुल ईमान जो है किशनगंज से 2 बार चुनाव जीते हैं, कोचा धामन से वो चुनाव जीते हैं, यानी जगह बदल कर भी वो जीत चुके जी हाँ, हैं। वो क्षेत्र बदलते भी हैं तो उन्हें जीत मिलती है और वो विधायक रहते हैं। तो इसलिए अगर अख्तरुल ईमान कोचा धामन में वापसी करते हैं और यहां से चुनाव लड़ते हैं तो इजहार अस्फी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर अख्तरुल ईमान चाहते हैं कि वो आमौर से ही चुनाव लड़ें, तो वैसी परिस्थिति में वो अपने भाई मोहम्मद तफहीम को जो है यहां पर AIMIM के टिकट से मैदान में उतार सकते हैं। अब इसके लिए अभी वक्त है, आगे किस तरह से स्ट्रैटेजी बनती है ये भी मानकर चलिए कि पूरे सीमांचल में, जिसमें कि कोचा धामन भी शामिल है, वक्फ बिल का एक इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। अब वक्फ बिल का कौन सी पार्टी, चाहे वो AIMIM की बात कर लें या RJD, कौन जो है ज्यादा मजबूती के साथ विरोध करता हुआ दिखता है और जनता को यह संदेश देता है कि वो बीजेपी के इस बिल के खिलाफ है, वो जो है वहां पर जनता के बीच में अपनी जगह बनाते हुए दिखेगा। रंजन जी, यहाँ पर जो समीकरण है, जो कास्ट फैक्टर है या रिलीजियस फैक्टर है, तो क्या ऐसी गुंजाइश बनती है कि NDA से या फिर JDU से ही कोई कैंडिडेट दिया जाए, मुस्लिम कैंडिडेट ही, तो वो फाइट दे सकता है? अगर दो आमने सामने हो, AIM से अगर अख्तरुल ईमान चुनावी मैदान में हो, इधर RJD के कैंडिडेट, तब क्या फायदा बनता हुआ दिखेगा NDA को? देखिए, यहाँ पर JDU आप मानकर चलिए कि वो मुजाहिद आलम को ही टिकट जो है वो देगा, ये मानकर ही चलिए। तो जो तीनों मुख्य प्रतिद्वंद्वी होंगे वो मुस्लिम कैंडिडेट ही होंगे, चाहे JDU से मुजाहिद आलम हो, AIMIM से मोहम्मद इजहार अस्फी तो अब नहीं रहेंगे, तो वो अख्तरुल ईमान हो या उनके भाई हो, और RJD से मोहम्मद इजहार अस्फी जो है इस बार चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो यही चीज दिखेगी, चूंकि यहां पर मुस्लिम वोटर्स 72.4% हैं, तो मतलब लगभग 3/4 संख्या जो है वो मुस्लिम वोटर्स की है। यही वजह है कि जब बीजेपी ने 2 बार यहां चुनाव लड़ा है, 2015 में और 2014 के बाई इलेक्शन में, तो उसने भी मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारा था, अब्दुल रहमान को उतारा था। और एक चीज आप देखिए कि अब्दुल रहमान को जो 2015 में 24.59% वोट मिले थे, तो जो वोट बच गए मुस्लिम वोटर्स के अलावा, वो वोट उसकी तरफ गए। कुछ मुस्लिम वोटर्स भी उनके साथ आए होंगे, लेकिन जब 2020 में मुजाहिद आलम JDU के टिकट पर NDA फोल्डर से लड़ते हैं तो उनको भी 27% वोट ही मिलता है, मतलब इजाफा वो 3% का ही होता है। तो जो 24% बीजेपी के पास था, उसके अलावा 3% का ही, मतलब यहां की जो जनता है वो NDA को वोट करते हुए अब तक दिखी नहीं है उस तरह से। जो मुस्लिम वोटर्स, जो जिसमें से अधिसंख्य मुस्लिम वोटर्स की आप बात कर लीजिए, वो NDA को वोट नहीं कर रहे हैं, अभी तक के आंकड़े यही कहते हैं। लेकिन यहां पर मुकाबला ट्रायंगुलर फाइट होगी, ये आप मानकर चलिए। उसमें JDU, RJD और AIMIM जो है, इन तीनों के बीच ये भिड़ंत होनी है। AIMIM से कौन से कैंडिडेट होते हैं उस पर परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन आप मानकर चलिए कि AIMIM यहां पर मुख्य लड़ाई में तो जरूर रहेगा। अब RJD और JDU में से कौन जो है मुख्य मुकाबले में आता है AIMIM के साथ, ये देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए, ये कोचा धामन का सीट स्कैन था कि किस तरह यहाँ पर वोट पड़ते रहे हैं और क्या सीट का मिजाज रहा है। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भी होने वाला है।